Hi everyone, hello. My name is Anchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel, The Chem Squad. और अब हम बात करने वाले हैं 22 जनवरी 2025 जेई मेंस शिफ्ट 2 के बारे में. उसके आंसर्स डिस्कस करेंगे. सो लेट्स गो. सो क्वेश्चन नंबर 1 में एक गड़बड़ हो गई थी मैकेनिज्म बताते हुए, तो मैं ये वीडियो उतना पोर्शन काट के ये वाली वीडियो उसमें अटैच कर दूंगी और मैं सच बोलूंगी कि मैं मैकेनिज्म में ना थोड़ी सी गड़बड़ कर दी थी. फिर मुझे एकदम से रियलाइज़ हुआ, तब तक मैंने वीडियो डाल दी थी. फिर मैं बोला शिट, अब क्या, कुछ नहीं, मैंने वीडियो हटा दी. फिर मैंने सोचा मैं पूरी वीडियो रिकॉर्ड करूँगी. फिर मैंने कहा नहीं, एक क्वेश्चन की गलती थी. ह्यूमन टू ह्यूमन इतना तो हम समझ ही लेंगे कि भाई इतनी सारी केमिस्ट्री आती है तो पागल तो नहीं है ये. अब गलती हो गई तो हो गई, ठीक कर रही हूँ. ठीक है, तो अलग कपड़ों में अलग छोटा सा पोर्शन, फिर सेकंड क्वेश्चन से सेम वीडियो कंटिन्यू होगी. ठीक है, सच्चाई सत्य वचन. चलो, टोलुइन है, टोलुइन में CrO2 Cl2 डाला. एक्चुअली ये रिएक्शन जो है ये एनसीईआरटी में एज इट इज दिया हुआ है. तो पहले तो इंटरमीडिएट बनेगा ए, जो होगा CHO CrOH Cl2 होल ट्वाइस, और फिर इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे. इसमें H3O+ डालते हैं तो फाइनली अपन को बेंजेल्डिहाइड मिलता है. यहाँ तक वहाँ भी सही बताया था. पता है अगला पोर्शन भी ये सही था कि रिएक्शन एल्डिहाइड का होगा, पर थोड़ा मैकेनिज्म में चूक गई थी मैं. हो जाता है यार, इतना पढ़ा के कभी कभी हो जाता है. अब ये NaHSO3 ने बेंजेल्डिहाइड पे अटैक करना है ना, तो ये वाइट क्रिस्टलाइन एडक्ट देता है. ये एक्चुअली एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का, एल्डिहाइड्स का ज़्यादा क्वालिटेटिव एनालिसिस भी होता है कि आप वो लिक्विड लो, उसमें आप सोडियम बाइसल्फाइड डालो और फिर आप बोलो ओहो वाइट पीपीटी बन गया, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड बन गया. तो ये तो इसका टेस्ट है. लेकिन अब यहाँ पे गेम ये है कि इन्होंने प्रोडक्ट 2 दिया है, जबकि मैक्सिमम जगहों पे आपने ये पढ़ा होता है कि अटैक जो है वो सल्फर से होता है इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन. अटैक जो है वो सल्फर से होता है. पर एक्चुअली गेम ये है कि भाई अपन लोगों को जो पता है वो हमें एनसीईआरटी से फॉलो करना होता है. और एनसीईआरटी में ना साफ साफ ऑक्सीजन से अटैक दिखाया है. तो होता क्या है एक्चुअली, जो है बात कर ही लेते हैं ना. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है, दोनों ही न्यूक्लियोफाइल्स की तरह एक्ट कर सकते हैं. ठीक है, हम ये बोलते हैं कि सल्फर एक बेटर न्यूक्लियोफाइल है बिकॉज ऑफ लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो अपनी इजीली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो डोनेट कर सकता है. ठीक है, पर एनसीईआरटी के एक्सप्लेनेशन के हिसाब से ऑक्सीजन वाली साइड से जो है वो डोनेट होना चाहिए था. तो हमें तो यार इसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा. और वैसे भी जो आपको सारी ऑप्शंस दी हैं उनमें से आपको ये तो पक्का पता है कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता. अब आप अगर इसमें भी फंस रहे हो तो आपको ये भी पता है कि ये जो है ये तो प्रोटोनेट होना ही था. वो जो C डबल बॉन्ड O के पाई इलेक्ट्रॉन्स O-Na+ बन गए, बाद में इसने H+ लेना ही है इससे, क्योंकि वो वाला अनायन ज्यादा स्टेबल बनेगा, ये वाला लेस स्टेबल है, तो इसने H+ लेना ही है. तो आप उसके अकॉर्डिंग इसी को मार्क करते हैं, आप लॉजिकली इसी को मार्क करते हैं. तो पेपर में उसने आपको कंफ्यूजन ये नहीं दिया कि सल्फर अटैक करेगा या ऑक्सीजन अटैक करेगा. उसने आपसे सीधा पूछा कि भाई तेरे को ये पता है ना कि जब ये C डबल बॉन्ड O के पाई इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाते हैं CO- होता है, और यहाँ पे ये, एक सेकेंड इसी पे दिखा देती हूँ ना, और यहाँ पे ये SO2H हो जाता है. तो ये जो H है, इसका प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, क्योंकि जो ये वाला अनायन बनेगा ये ज्यादा स्टेबल है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस. तो उसने तो आपको क्लियर ये बोला कि भाई तू सल्फर ऑक्सीजन में कंफ्यूज हो मत, जो तुम हुए हो. एंड जो ठीक है, जो मैंने भी फेयरली जब ये पहली बार देखा था तो मेरा भी दिमाग चलेगा कि भाई सल्फर ही तो अटैक करेगा. फिर आप खुद को कन्विंस करते हो कि नहीं इन्होंने क्यों ऑक्सीजन से कराया. फिर आपने बोला हाँ ठीक है यार, ऑप्शंस भी तो मुझे वहीं की तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं. वो मुझे बोल तो रहे कि हाँ हमें पता है कि कुछ टेक्स्ट बुक्स में सल्फर के थ्रू अटैक है, हमें पता है कि वो मैकेनिज्म भी दिया हुआ है, पर हम तो एनसीईआरटी फॉलो करते हैं ना यार. और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये दिया है. अब वो सही गलत तो अलग डिबेट है, अभी कर नहीं सकते. हम पेपर अटेम्प्ट करना था हमें, जो हमने कर लिया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें. बाय बाय, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए उसी वाली वीडियो को वापस डाल दूंगी. ठीक है जी, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंसिटी ऑफ 3 मोलर NaOH इज इतना. डेंसिटी दी है
डेंसिटी इज इक्वल टू 1.25 ग्राम पर ml और 3 मोलर मोलारिटी दी है। मोलालिटी पूछा है, मोलारिटी दी है, डेंसिटी दी है, मोलालिटी पूछा है। मोलालिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है। मोलारिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है। अब मैं तुम्हें एक तरीका बताती हूँ जिससे मैं बहुत कोशिश करती हूँ बिना गलती करे सॉल्व करने की, और इससे हो भी जाता है। तो मैं ना इसको ऐसे बनाती हूँ, देखो सॉल्यूट, यहाँ पे सॉल्यूट की बातें हैं इस पूरे कॉलम में, सॉल्वेंट, तो इसका मतलब ये पूरा कॉलम सॉल्वेंट का है, और सॉल्यूशन। ठीक है। मास, यहाँ पे सबके मास, ये वाला बॉक्स हो गया मास ऑफ सॉल्यूट, ये वाला बॉक्स हो गया मास ऑफ सॉल्वेंट, ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एंड डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट, डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मुझे दी है 1.25 ग्राम पर ml। ठीक है। मोलैरिटी, मोलैरिटी है 3 मोलर। डेफिनेशन क्या कहती है? 3 मोल इन 1 लीटर सोल्यूशन, यही डेफिनेशन कहती है। तो मतलब 1 लीटर मतलब 1000 ml सोल्यूशन का है, और सोल्यूट की 3 मोल है, 3 मोल, तो मास कितना हो जाएगा? 3 इंटू मोलर मास ऑफ NaOH 40, 120 ग्राम्स। आ गया ये? अब देखो मैंने कुछ कॉलम्स भर दिए इसमें। मेरे को पता है मोलारिटी की डेफिनेशन से 3 मोलर का मतलब होता है 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सोल्यूशन। 1 लीटर का मतलब है सोल्यूशन की वॉल्यूम हो गई 1000 ml, ऑल्सो सोल्यूशन की डेंसिटी मुझे दी है, 3 मोल से मैंने सॉल्यूट का मास निकाल दिया। मेरे पास बेटा डेंसिटी है, मेरे पास बेटा वॉल्यूम है, मेरे पास मास ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा, ये वाला डब्बा भर सकता है। मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, तो ये आ जाएगी कितनी? 1250 ग्राम्स आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्वेंट आ सकता है, मेरे पास मास ऑफ सॉल्यूट है, मेरे पास मास ऑफ सॉल्यूशन है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा 1250 माइनस 120, तो यह आ जाएगा 1130। सही लिख रही हूँ ना मैं? 0 ते 3 ते 1, हाँ 1130 ग्राम्स। तो मोलैलिटी क्या हो जाएगा बेटा? मोलैलिटी हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 3 मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे मोल पर केजी, तो ये आ जाएगा जो भी आंसर आएगा। क्या है आंसर? 2.65, 2.65 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज अकॉर्डिंग टू CFSC। किसकी CFSC सबसे ज्यादा होगी? अब यहाँ पे देखो कोबाल्ट +2 में है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कोबाल्ट +3 में है एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कोबाल्ट +2 में है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कोबाल्ट +3 में है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। लेकिन अब कंपेयर कैसे करें? अब इधर ध्यान से देखें तो इस पे 4 है, 4 का मतलब या तो ये टेट्राहेड्रल है या तो ये स्क्वायर प्लेनर है। तो देख लेते हैं, कोबाल्ट +2 में होता है बेटा D7, D7 होता है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है जी। अब ये टेट्राहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर होगा, इसको मैं थोड़ा सा VBT से तुम्हें समझाने की कोशिश करी ताकि तुम्हारे जीवन को थोड़ी आसानी मिले कि स्क्वायर प्लेनर होने के लिए DsP2 होना चाहिए था, तो इसका ये D खाली होना चाहिए था, जो खाली नहीं है, तो ये sp3 होगा, तो मतलब ये टेट्राहेड्रल है। और अगर ये टेट्राहेड्रल है बेटा, अगर ये टेट्राहेड्रल है तो इसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है वो कम होगा ऑक्टाहेड्रल से, तो कम होता है, कम होता है। और अगर वो कम होगा तो इसका मतलब इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी सबसे कम होगी, तो 1 की सबसे कम ये 2 ऑप्शंस में है, बाकी को उड़ा दो, बाकी सबसे तो हारी गई है। अब बाकी सब में देखो, अब इन दोनों में चार्ज ज्यादा है, चार्ज ज्यादा है तो लिगेंड को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, लिगेंड्स को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा अट्रैक्शन का मतलब है डी ऑर्बिटल ज्यादा रिपल्शन फेस करेंगे, ज्यादा स्प्लिटिंग होगी। तो 2 एंड 4 में 3 से ज्यादा स्प्लिटिंग होगी क्योंकि चार्ज ज्यादा है। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ये मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाली थी, याद है? ये हमने बात करी थी ना। तो इसका मतलब 2 और 4 3 से ज्यादा है, तो 1 सबसे कम है,
फिर 3, फिर 2 और 4, और आंसर तुम्हारा इसी से ऑप्शन 1 आ चुका है। चलो फिर भी 2 और 4 अगर मुझे कंपेयर करना ही पड़े तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर लिगेंड कौन सा है? जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर लिगेंड है वो ज्यादा स्प्लिटिंग कराएगा, ज्यादा स्प्लिटिंग कराएगा तो ज्यादा ज्यादा क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगी, नीचे लोग ज्यादा रहेंगे। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटाइंस? इन सब में बेंजाइलिक कटाइन है, तो बेंजीन से जो रेजोनेंस मिलनी है वो सबको मिल रही है, उसमें कोई अलग चीज नहीं है, वो अलग नहीं है। अब मुझे अलग चीज ढूंढनी है। यहां पे ये ऑक्सीजन रेजोनेंस से प्लस आर इफेक्ट दे रहा है, जिसका मतलब है इसकी मदद हो रही है प्लस आर इफेक्ट है। तो कार्बोकटाइन देखो गरीब, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी तो बढ़िया चल रही है लाइफ, ठीक है। ये CH3 जो है पैरा पे, ये प्लस H इफेक्ट से मदद कर रहा है, ठीक है। ये OMe भी यही चीज है, ये भी प्लस R से मदद कर रहा है, पर ये पास है तो इसका थोड़ा सा माइनस आई भी ज्यादा लगेगा एज कंपेयर टू दिस। माइनस आई ना के बराबर, और इसमें माइनस आई थोड़ा। अब ये जो यहाँ है ये प्लस H से भी हेल्प कर रहा है, और ये प्लस आई भी ज्यादा है इसका एज कंपेयर टू इसका प्लस आई, क्योंकि ये दूर है तो इसका प्लस आई कम है। इंडक्टिव इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, पर रेजोनेंस तो जीतेगा, रेजोनेंस जीतेगा। तो अब ये मान रहे हो कि A एंड C क्योंकि वो प्लस R से मदद कर रहे हैं, वो B एंड D वालों से जीत जाएंगे, क्योंकि वहां मदद हाइपर कॉन्जुगेशन से हो रही है। इतनी बात समझे, है ना। अब A और C में कौन जीतेगा? यार A वाले केस में जो OCH3 है वो पैरा पे, वो रेजोनेंस से मदद कर रहा है, और उसका इंडक्टिव इफेक्ट जो उसका खींचने वाला जो माइनस आई इफेक्ट है वो भी कम है, तो वो इफेक्टिवली ज्यादा मदद कर रहा है। तो A इज बेटर देन C, आंसर आ चुका है। लेकिन फिर भी D और B कंपेयर कर लेते हैं। D और B में ये जो D है इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन से तो मदद हो रही है, लेकिन पास है तो प्लस आई से भी मदद हो रही है, डबल मदद हो रही है एज कंपेयर टू द B1। तो इसका मतलब D ज्यादा स्टेबलाइज करेगा एज कंपेयर टू B। आंसर आ गया बेटा। सिंपल GOC का क्वेश्चन था। अगर आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट अच्छे से लगाने आते तो आप ये क्वेश्चन कर पाते। आई होप किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अनायन विल नॉट अंडरगो, आई एम सॉरी क्वेश्चन मैंने एज इट इज कॉपी करने की कोशिश की थी, बढ़ गया, इसलिए मैं टाइप करती हूँ फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग एनायन विल नॉट अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन? या डिस्प्रपोर्शनेशन होने के लिए क्या लॉजिक था कि वो चीज अपनी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होनी चाहिए, ताकि भाई उसको ऑक्सीडाइज करना हो तो वो ऑक्सीडाइज कर जाए, और उसको रिड्यूस होना हो तो वो रिड्यूस भी हो पाए, लेकिन उसको इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होना पड़ेगा। अब ClO4 माइनस में क्लोरीन अपनी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में, जो उसकी मैक्सिमम पॉसिबल है, तो अब ये फर्दर ऑक्सीडाइज तो हो ही नहीं सकता है, ये सिर्फ रिड्यूस हो सकता है। तो भाई ये तो डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं होगा, देखने की जरूरत ही नहीं थी बाकी सब। नेक्स्ट, विच वन ऑफ हैज 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम्स? सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम्स होते हैं कि मतलब वो हाइड्रोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो आगे 2 और कार्बन से जुड़ा हो। तो ये वाले हाइड्रोजन जो हैं ये सेकेंडरी हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। तो अब ये 2,2,4,4 टेट्रा मिथाइल हेप्टेन, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन, 2 2 4 4 टेट्रा मिथाइल हेप्टेन है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 2 पे 2 मिथाइल, इस पे 2 मिथाइल। बेटा ये टर्शरी कार्बन है, ये टर्शरी कार्बन है, ये सेकेंडरी कार्बन है, इस पे 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। ये भी सेकेंडरी कार्बन है, इस पे भी 2 हाइड्रोजन है, तो 2 सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम्स नहीं है, 4 है इसमें, तो ये तो आंसर नहीं है। 2 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, 2 2 3 4। अब यहां देखो, एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है। ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, इसके पास 2 है, पर ये कार्बन भी 2 कार्बन से जुड़ा है, इसके पास भी 2 है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल ऑक्टेन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 3, ओहो मेरा 2 2 ही गलत हो गया पहले तो, 2 2 3 3। एक कार्बन जो 2 से जुड़ा है आगे, ये वाला कार्बन है वो, तो 2 यहां हो गए, 2 यहां भी हो गए, ये भी 2 कार्बन से जुड़ा है, ये वाला कार्बन भी 2 कार्बन से जुड़ा है, तो भाई 2 से तो ज्यादा ही है। नेक्स्ट है 3 इथाइल 2 2 डाइमिथाइल पेंटेन, 1 2 3
4 5 3 एक सेकेंड यार 3 इथाइल 2 डाइमिथाइल। ये तो नहीं हो सकता, ये कार्बन भी नहीं हो सकता, ये 3 से जुड़ा है। लेकिन ये कार्बन को अगर मैं देखूं, ये जिसको अब मैं ब्लैक से मार्क कर रही हूँ, ये 2 से जुड़ा है, तो यहां हो गए। ठीक है जी। ये तो ये भी तो 2 है, 4 आ गए, तो ये तो इस क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई। ये कैसे गड़बड़ हो गई इस क्वेश्चन में? तो मुझे डिस्कस करना पड़ेगा और लोगों के साथ। तो गड़बड़ क्वेश्चन है ये भाई। ये इथाइल का ये कार्बन भी तो 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये भी तो सेकेंडरी कार्बन है, इसके हाइड्रोजन भी तो सेकेंडरी हाइड्रोजन होंगे। सिर्फ इसको क्यों गिन रहे हो? आपने कहाँ लिखा मेन चेन? लेट मी डिस्कस दिस एंड गेट बैक। मेरे हिसाब से तो ये गड़बड़ है। आई माइट बी रॉन्ग, आई माइट नॉट बी, आई एम ओनली ह्यूमन। जो पेपर बना रहे हैं वो भी ओनली ह्यूमन। लेट्स फिगर इट आउट। मेरे हिसाब से तो ये भी 2 हाइड्रोजन, ये भी 2 हाइड्रोजन जो है, ये दोनों ही चारों ही ऐसे हैं। गलत हो गए तो। लेट्स सी नेक्स्ट। सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। हे भगवान, साइक्लोहेक्सेन पे सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप लगाना है। लगा देते हैं भाई। बन गया सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है। ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो मेजर प्रोडक्ट बनाना है, क्योंकि ये सिलेक्टिव होता है, तो 3 डिग्री वाला हमें ढूंढना होगा, वो ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये वाला ज़्यादा बढ़िया प्रोडक्ट बनाएगा, जिसका मतलब है मेरा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा इसी कार्बन पे ब्रोमीन। अच्छा, वो ये देखना चाह रहे थे तुम्हें सेकेंडरी ब्यूटाइल आता है कि नहीं, क्योंकि तुम्हें सेकेंडरी ब्यूटाइल आता है तो ब्रोमीन एच न्यू से अगर तुम रिएक्ट करोगे तो एल्काइल हेलाइड बनेगा, एल्काइल ब्रोमाइड बनेगा इन दिस केस। और 3 डिग्री वाला ज़्यादा अच्छे से रिएक्ट करेगा, तो वो मेजर प्रोडक्ट बनाएगा, तो ये बन जाता प्रोडक्ट, बन गया। Next, 200 ml of 0.2 molar of NaOH is mixed with 400 ml of 0.5 molar of NaOH। इतनी मिक्सिंग कर रहे हो, मोलारिटी ऑफ द मिक्सचर बता दो। पहला NaOH है 200 ml of 0.2 molar, 400 ml of 0.5 molar। ठीक है जी। अब इनको मिक्स किया। ठीक है। पहले बात तो जब 2 सोल्यूशंस अलग अलग है और उनको मिक्स कर रहे हैं, तो टोटल डब्बे में वॉल्यूम जो हो जाएगी वो दोनों का सम हो जाएगी, 600 ml। ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितने थे, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम, मिली मोल्स निकाल रही हूँ। ठीक है, मैं मिली, क्योंकि मैं ml में ही ले रही हूँ उसको। 40 मिली मोल्स NaOH के यहाँ है। दो सौ मिलीमोल्स यहाँ है, तो टोटल मिलीमोल्स हो गए कितने, 240 मिलीमोल्स ऑफ NaOH है। 240 मिलीमोल्स ऑफ NaOH है इन 600 ml। तो नई मोलारिटी कितनी आ गई, नंबर ऑफ मोल्स ले लिया मैंने मोल्स में, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। तो बेसिकली मैं कर रही हूँ 240 अपॉन 600, 0.4 मोलर आंसर आ जाएगा, 0.4 मोलर। दो चीजें मिक्स होती है तो वॉल्यूम जरूर बढ़ती है, ये याद रखना था। करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ एल ग्लिसरल्डिहाइड इज, बायोमोलिक्यूल्स। बताओ भैया, एल ग्लिसरल्डिहाइड, एल है तो वो, पहले तो इसको घुमा घुमा के लिखो भाई। ये CHO है, HOH CH2OH, इसको घुमा के लिख लें, CHO। भाई गड़बड़ नहीं करनी ना, मोर ऑक्सीडाइज वाला ऊपर लिख लेते हैं, HOH CH2OH। तो ऑप्शन 1 और 2 तो एग्जैक्ट सेम दिए हुए हैं। CHO घुमाओ उधर, OH जी, तो ये घुमाया तो ये ऐसा बन गया। और इधर इधर इसको अगर मैंने चेंज किया, तो मैं चेंज कर रही हूँ कॉन्फ़िगरेशन, पर अगर मैंने 2 स्वैप्स करे तो मैं चेंजेस नहीं कर रही।
है ना। तो अगर मैंने एक स्वॉप ये करा तो मेरा पहला स्वॉप करने के बाद CHO CH2OH HOH, पर मैं ये गड़बड़ कर रही हूँ, मैं ये गलत काम कर रही हूँ, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर रही हूँ। तो मैंने दूसरा स्वॉप ये कर दिया HOH CH2OH। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ऑप्शन 1, 2 और 4 एग्जैक्ट सेम थी, तीन आंसर बोल सकते हैं। एल ग्लिसर एल्डिहाइड क्या हो जाएगा 3, जिसमें OH जो है वो लेफ्ट साइड पे है, आंसर आ जाएगा 3। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओहो, मास वॉल्यूम कंडक्टिविटी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मास टेम्परेचर हीट वॉल्यूम, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मास वॉल्यूम इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, सही बात है कि नहीं है वो बताना था। देखो, मास और वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होते हैं, तो इंटेंसिव में तो नहीं आ सकता, गलत हो गया। कंडक्ट, मास टेम्परेचर हीट वॉल्यूम, टेम्परेचर इंटेंसिव में आता है, तो यहां भी गलत हो गया। मास वॉल्यूम इंटरनल एनर्जी तीनों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, सही हो गया ये। डेंसिटी इंटेंसिव है, द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज इज इंटेंसिव, तो ये इंटेंसिव है। टेम्परेचर इंटेंसिव है, नंबर ऑफ मोल्स एक्सटेंसिव, इंटरनल एनर्जी एक्सटेंसिव, चौथा भी गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओहो, what is the relation between KSP and S solubility of Zr3PO4 whole 4? Zr3 जर्कोनियम फॉस्फेट की बात कर रही है। अगर मैं इसको तोड़ू, सॉलिड था, टूटा, ये आयंस बनेंगी इसकी। ठीक है, अगर ये 3s होगा बेटा तो ये 4s हो जाएगा। परफेक्ट। KSP क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जर्कोनियम आयन सॉल्युबिलिटी की टर्म्स में, रेज टू द पावर उसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फॉस्फेट आयंस रेज टू द पावर उसका स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। तो ये आ जाएगा 256 इंटू 27 इंटू S⁻⁷। S⁻⁷ इज इक्वल टू KSP अपॉन 256 इंटू 27 42, ये आएगा ये वाला यार 6912 वाला। फिर भी एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मैं देखो कर नहीं रही, मैं तुम्हें झूठ के बोलूँ, मैं तो कैलकुलेटर यूज कर रही हूँ क्योंकि यार क्यों यार टाइम वेस्ट नहीं कर पा रही मैं भी। 256 इंटू 27 6912। तो एस की वैल्यू आ जाएगी कितनी, KSP अपॉन 6912 रेज टू द पावर 1/7। अरे अरे अरे, सॉरी सॉरी, अरे 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 ये ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी, हाँ जी। डेल एच बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर क्या होता है, ये तो CP होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। NCP डेल्टा टी होता है ना, डेल एच इज इक्वल टू NCP डेल्टा टी। तो डेल एच बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, अगर मैं 1 मोल लूं तो ये CP के ही तो इक्वल हो जाएगा, उसी को तो दिया हुआ है ऐसे। ठीक है, तो ये सही हो गया। और डेल यू बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट V क्या हो जाएगा, CV। तो P और Q मुझे आते हैं, क्या मैं इससे आंसर निकाल पा रही हूँ। मेरे को पता है A का P है, मेरे को पता है C का Q है। A का P, C का Q इस ऑप्शन में है, A का P, C का Q इस ऑप्शन में है। बाकी दोनों गलत हो गए, 50-50 हो चुका है। अब मुझे इनमें से एक भी आता होगा तो भी मेरा सही हो जाएगा, ये लॉजिक है। G इज इक्वल टू H-TS होता है, तो डेल्टा G इज इक्वल टू DH माइनस TDS माइनस SDT हो जाएगा। ठीक है, DG इज इक्वल टू DH माइनस TDS माइनस SDT हो गया। ठीक है जी। अब DH को अगर मैं लिखूं, DH को अगर मैं लिखूं तो मैं इसको लिख सकती हूँ TDS प्लस VDP।
माइनस TdS माइनस SdT, करेक्ट, ये कट जाएगा। तो dg इज इक्वल टू VdP माइनस SdT रिलेशन आ जाएगा। तो dg माइनस अपॉन dt एट कांस्टेंट प्रेशर पे ये भाई साहब गए, इज इक्वल टू माइनस S आ जाएगा। तो d का आ गया R और d का आ गया R, तो हमारे पास आंसर आ गया। Consider the following statements and choose the correct option. During corrosion, pure metal acts as anode and impure metal acts as cathode. यार अगर मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, तो वो जो मेटल ऑक्सीडाइज होता है और वो अपने इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आयरन ले लूँ तो वो Fe2+ बनाएगा और दो इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, ठीक है। ये जाते हैं कैथोड पे, और कैथोड पे तो ऑक्सीजन रिड्यूस होता है ना, ऑक्सीजन रिड्यूस होता है और वो पानी बनाने लगता है, तो इसमें तो इम्प्योर मेटल का गेम ही नहीं है। तो ये वाली स्टेटमेंट तो हो गई इनकरेक्ट। रेट ऑफ करोजन इज मोर इन एल्केलाइन मीडियम दैन इन एसिडिक मीडियम, नहीं, दैट इज नॉट ट्रू। इट इज नॉट इन मोर इन एल्केलाइन मीडियम। कोरोजन जो मैं आयरन का ले रही हूँ वो तो एसिडिक मीडियम में ज्यादा होता है, क्योंकि एसिडिक मीडियम में तो वो जो कैथोड का रिएक्शन है वो इजीली हो सकता है। नेक्स्ट, इन रुथेनियम एंड नायोबियम, इफ इन रुथेनियम 4d इलेक्ट्रॉन्स आर x एंड इन नायोबियम 4d इलेक्ट्रॉन्स आर, कॉन्फ़िगरेशन चाहिए क्या इनको? रुथेनियम होता है यार क्रिप्टन 4d7 5s1, तो 4d7 होते हैं इसमें, ठीक है। नायोबियम होता है क्रिप्टन 4d4 5s1, तो डी के 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 7 + 4 11, आंसर आ जाएगा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, nickel 2 DMG complex, how many hydrogen bonds are present in the molecule of the complex? Okay, good question. DMG क्या होता है? CH3 C double bond NOH C CH3 double bond NOH, ठीक है, ये होता है। इसके साथ जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो वो कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कुछ, निकल DMG N N N N लिख देती हूँ मैं पहले, यहाँ पे ये C कार्बन कार्बन CH3 CH3, ठीक है, OH OH, ठीक है जी। यहाँ पे इसका हो जाता है O-, कॉम्प्लेक्स बना रही हूँ यार, 2 मिनट दो। CH3 अटक तो नहीं रहा है ना कुछ, सब सही चल रहा है, ठीक है। O- OH, ठीक है। निकल DMG कॉम्प्लेक्स में रेड कलर का कॉम्प्लेक्स होता है ये 2+। अब यहाँ पे तुम्हें दिख ही रहा है, एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये रहा, एक हाइड्रोजन बॉन्ड ये रहा, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। OH- आयंस की प्रेजेंस में ऐसा होता है, 2 OH- आयंस होते हैं इसमें, इसीलिए एक का एक हाइड्रोजन H+ उड़ा देना, एक का दूसरा उड़ा देना, तो तुम्हारे पास फाइनली ऐसा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। मतलब इसका H+ गया और इस वाले का एक H+ गया, इस पूरी एक स्पीशीज में से एक H+ गया, ठीक है। ऐसे ही इस पूरी में से एक H+ गया, फाइनली 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन पाते हैं। नेक्स्ट, RBr+ मैग्नीशियम ड्राई ईथर, तो RMgBr हो जाएगा। ग्रिग्नार्ड ग्रिग्नार्ड केमिस्ट्री आ गया यूट्यूब पे, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई थी इसी दिन के लिए। कोई भी प्रोटिक चीज डालेंगे तो उससे हाइड्रोजन ले आएगा ये, ठीक है जी। तो ये हमारे पास ये एल्केन इसने बनाया। अब वो कह रहा है हाउ मेनी RBr कैन फॉर्म आइसोपेंटेन, 1 2 3 4 5, कितने तरह के मैं RBr ले सकती हूँ कि मेरा ये प्रोडक्ट बन जाए। तो बेटा क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, इतने आइसोपेंटेन के क्वेश्चंस बनते हैं, गुड। यहाँ पे डायरेक्टली बस इतना पूछ रहा है कि मैं कितने ऐसे ब्रोमीन्स के साथ, मतलब कितने ऐसे अल्काइल ब्रोमाइड ले लूँ जो इवेंचुअली मुझे आइसोपेंटेन दे। तो यार अगर ब्रोमीन यहाँ होगा तो इसका ग्रिग्नार्ड बनेगा, ये बाद में चुपचाप जाके H+ ले आएगा, तो एक ऐसा हो गया। अब मैंने यहाँ ब्रोमीन लगाया, यहाँ भी लगाऊंगी तो सेम ही बात होगी, तो कोई फायदा नहीं है सेम रिपीट करके। तो जो ये बीच वाला कार्बन था इस पे ब्रोमीन लगा लो, दूसरा ये होता
तो भी फाइनल प्रोडक्ट आइसोपेंटेन ही बनता। तीसरा, इसके पड़ोस वाले कार्बन पे लगा दो भैया, ये होता तो भी वही प्रोडक्ट बनता। एंड फाइनली ये ले लो तो भी। तो ऐसे 4 अल्काइल ब्रोमाइड हम ले सकते हैं जो इवेंचुअली हमें आइसोपेंटेन देंगे। नेक्स्ट, C6H6 में मोनोब्रोमिनेशन करी तो सिंगल प्रोडक्ट आए। C6H6 में 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डाले तो कंप्लीटली हाइड्रोजनेटेड प्रोडक्ट आया, कंप्लीटली हाइड्रोजनेटेड। अगर मैं बेंजीन रिंग लूं तो अगर मैं इसमें 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन डालूं तो एक से ये जाएगा, एक से ये जाएगा, एक से ये जाएगा, एक से ये रिंग खुल जाएगी, तो आपको फाइनली हेक्सेन मिलेगा। तो एक कंप्लीटली हाइड्रोजनेटेड प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। बस मैं बता रही हूँ, अभी तो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी पूरा क्या पूछा उसने। और इसकी मोनोब्रोमिनेशन करेंगे तो सिंगल प्रोडक्ट ही मिलेगा। अब गेम ऐसा है कि बेंजीन की मोनोब्रोमिनेशन जो ये कहना चाह रहा है वो तो नहीं हो सकती बेटा, वो तो नहीं हो सकती जिस तरीके से ये उसको बताना चाह रहा है। ठीक है, एंड 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, एक मोल आ जाएगा, एक मोल एक मोल, 4 चीजें, मतलब 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज इक्वल टू 4 है, क्योंकि उसको 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए। बट बेंजीन नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रोमीन HNU के साथ ये वैसा रिएक्शन मोनोब्रोमिनेशन तो नहीं देने वाला। अब मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। मुझे 6 कार्बन वाला, 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाला कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जो मोनोब्रोमिनेशन पे सिर्फ एक प्रोडक्ट दे। अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दूं तो यहाँ पे 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तो ये हो गई, 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ये हो गई। पर अगर मैंने इसकी मोनोब्रोमिनेशन करी तो मैं यहाँ पे मेरे को ब्रोमीन लग जाएगा, यहाँ ब्रोमीन लग जाएगा, तो गलत हो जाएगा। पर अगर मैं इसको ऐसे लिखूं बेटा, ऐसे, तो अब जरा ध्यान से देखना, ये H, ये H, ये CH2, ये CH2। अब अगर मैं मोनोब्रोमिनेशन करूं तो क्या 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं? नहीं, एक ही मिल रहा है। देखो, मैं अगर इस कार्बन पे ब्रोमिनेशन करूं, ध्यान से देखना बेटा, या अगर मैं इसके पड़ोस वाले पे करूं, तो तुम ध्यान से देखो तो देखना एक ही बात है। 1 2 3 पे ब्रोमो, 1 2 3 पे ब्रोमो, तो ये सेम बात है। और अगर ये सेम बात है तो इसका मतलब मेरे को अपना आंसर मिल चुका है। फाइंड द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स बोला है। पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स। एक और बात मुझे तुम्हें बतानी है कि क्योंकि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 है तो जरूरी नहीं है कि 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो। देखो, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 आने का मतलब 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए। इसका मतलब कभी कभी हम ये सोच लेते हैं कि नहीं तो पक्का 4 पाई बॉन्ड होंगे, नहीं, रिंग भी हो सकती है। तो इस केस में यूवर लकी, अगर तुमने ये तुक्का मारे कि यार सुन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 है, इसका मतलब 4 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तुमने 8 तुक्का मार लिया मान लो, और वो यहाँ चल जाएगा। क्यों चल जाएगा समझ रहे हो? क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली 4 पाई बॉन्ड्स निकल आए हैं। पर अगर कुछ बेंजीन का रिएक्शन होता तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तो 4 है पर पाई बॉन्ड 3 है, इसका मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है बस। समझो? तो अगर तुमने तुक्का मारा और वो यहाँ चल गया तो मुबारक हो, पर वो हर जगह नहीं चलेगा। नेक्स्ट, calculate the radius of the first excited state. First excited state is not n is equal to 1, it is n is equal to 2. रेडियस निकालना है, रेडियस होता है आर नॉट इंटू एन स्क्वायर बाय जेड। आर नॉट होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम। एन की वैल्यू 2 है तो 2 स्क्वायर, हीलियम की बात कर रहे हैं तो एटॉमिक नंबर 2 आ जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी 2, तो 0.529 एंगस्ट्रॉम इंटू 2 ऑलमोस्ट 1 के आसपास आएगा, ये ऑलमोस्ट 1 एंगस्ट्रॉम हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया शिफ्ट 2 का पेपर। बाकी कोई दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी हो तो बता देना। अब आज जो पेपर होगा उसके तुम्हें सोल्यूशंस दोनों शिफ्ट्स के कल मिल जाएंगे।
आज शाम तक भी मिल जाएगा एक का तो, वरना कल सुबह तक तो दोनों का मिल ही जाएगा पक्का, बिकॉज आई हैव टू टाइप एंड एवरीथिंग। एंड पिछली वीडियो में मैंने अपना रोना किए हुए कि आई हैव टू डू एवरीथिंग माई सेल्फ, तो सेम सेम कॉपी पेस्ट रोना। ठीक है, चलो, आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवेंट ऑलरेडी, अगर कर लिया तो और उसे करा दो प्लीज। आई सी यू, बाय।